हेलो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, फेसेस इन रिसर्च डिज़ाइन, फंक्शंस और गोल्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन के क्या कार्य है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी पढ़ने वाले आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। और नेचर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन की प्रकृति या स्वरूप जिसे कहते हैं वो क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, एक अच्छे अनुसंधान अभिकर्ता के मार्गदर्शक सिद्धांत। ठीक है, यानी एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन के गाइडलाइंस क्या होते हैं, तैयार करने के क्या गाइडलाइंस होते हैं। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर। एट द एंड आप लोग इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्ररचना, अभिकल्प, हिंदी में डिज़ाइन को ही अभिकल्प कहते हैं और प्ररचना भी कहते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान अभिकल्प कहे या अनुसंधान प्ररचना, उसका मतलब यही होगा इंग्लिश में रिसर्च डिज़ाइन। क्लियर। निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्ररचना कहते हैं। यह संभावित स्थिति को नियंत्रण में लाने की दिशा में एक निश्चयपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, ये किसका कथन है? एफॉक का। चलो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान की समस्या अथवा उपकल्पना के अनुसार अनुसंधान प्ररचना का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन का जो निर्माण है किसके आधार पर किया जाता है? सोशल रिसर्च के प्रॉब्लम के अनुसार, उसकी समस्या के अनुसार। अनुसंधान प्ररचना या रिसर्च डिज़ाइन कार्य को योजनाबद्ध रूप प्रदान करती है। क्या अनुसंधान प्ररचना जो है प्ररचना कार्य को योजनाबद्ध रूप प्रदान करती है, अर्थात अनुसंधान कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करके अनुसंधानकर्ता को इधर उधर भटकने से बचाती है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन क्या करती है? रिसर्चर को इधर उधर भटकने से बचाती है क्योंकि वो एक निश्चित दिशा प्रदान कर देती है। ठीक है, इसके द्वारा यानी रिसर्च डिज़ाइन के द्वारा अनुसंधानकर्ता को निश्चित दिशा ही नहीं मिलती बल्कि अध्ययन केंद्रित हो जाता है। ठीक है, उसका स्टडी जो है, रिसर्चर का स्टडी जो है सेंट्रलाइज हो जाता है। प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति या प्राप्ति योजनाबद्ध रूप से अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करके ही हो सकती है। इसी योजना की रूपरेखा को अनुसंधान प्ररचना अथवा शोध प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक जो समाज है इसमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं और सामाजिक अनुसंधान जो है इसका निश्चित उद्देश्य होता है, जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है और इसी प्लान की रूपरेखा को, इस योजना की रूपरेखा को अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं, कुछ विचारकों का क्या कहना है रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। अनुसंधान प्ररचना की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। सैलिड, जहोदा, ड्यूस एवं कुक ने अपनी पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस में अनुसंधान प्ररचना को यानी रिसर्च डिज़ाइन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन, एक रिसर्च डिज़ाइन आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण के लिए उन दशाओं का प्रबंध करती है जो अनुसंधान के उद्देश्यों की संगतता को कार्य रीतियों में आर्थिक नियंत्रण के साथ सम्मिलित करने का उद्देश्य रखती है। वहीं आर एल एकॉक ने अपनी पुस्तक का नाम ही द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च रखा है। आर एल एकॉफ ने अपनी पुस्तक का नाम ही द रिसर्च ऑफ सोशल रिसर्च आर एल एकॉफ ने अपनी पुस्तक का नाम ही द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च रखा है। आपके अनुसार यानी आर एल एकॉफ के अनुसार प्ररचित करना नियोजित करना है, अर्थात प्ररचना या डिज़ाइन उस परिस्थिति
के उत्पन्न होने से पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें निर्णय को लागू किया जाना है। यह एक संभावित स्थिति को नियंत्रण में लाने की एक पूर्व आशा एंटिसिपेशन की प्रक्रिया है। सैनफोर्ड लेबोविज़ एवं रॉबर्ट हैगडान ने भी इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च में इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक अनुसंधान प्ररचना उस तार्किक ढंग को प्रस्तुत करती है जिसमें व्यक्तियों एवं अन्य इकाइयों की तुलना एवं विश्लेषण किया जाता है। यह आंकड़ों के लिए विवेचन का आधार है। प्ररचना का उद्देश्य यानी डिज़ाइन का उद्देश्य ऐसी तुलना का आश्वासन दिलाना है जो विकल्पीय विवेचनों से प्रभावित ना हो। F.N. कार्लिंगर ने भी फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में लिखा है कि अनुसंधान प्ररचना अन्वेषण की योजना, संरचना एवं रणनीति है जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके तथा विविधताओं को नियंत्रित किया जा सके। यह प्ररचना या योजना अनुसंधान की संपूर्ण रूपरेखा अथवा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक चीज़ की रूपरेखा सम्मिलित होती है जो अनुसंधानकर्ता उपकल्पनाओं के निर्माण एवं उनके परिचालनात्मक अभिप्रायों से लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक करता है। एल्फ्रेड जे कान ने भी रिसर्च डिज़ाइन की विवेचना करते हुए द डिज़ाइन ऑफ रिसर्च के नाम से लिखे एक लेख में लिखा है कि अनुसंधान प्ररचना की सर्वोत्तम परिभाषा अध्ययन की तार्किक युक्ति के रूप में की जाती है। यह एक प्रश्न का उत्तर देने, परिस्थिति का वर्णन करने अथवा एक परिकल्पना का परीक्षण करने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में रिसर्च डिज़ाइन उस तर्क युक्तता से संबंधित है जिसके द्वारा कार्यविधियों प्रोसीजर्स जिनमें आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण दोनों सम्मिलित है के एक विशिष्ट समूह से एक अध्ययन की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति की आशा की जाती है। बर्लसन भी एवं अन्य के शब्दों में अनुसंधान प्ररचना को अध्ययन की तार्किक युद्ध नीति के रूप में बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया जाता है। किर्क के अनुसार प्रायोगिक अभिकल्प प्रयोज्यों को विभिन्न प्रायोगिक स्थितियों में निर्दिष्ट किए जाने की विशिष्ट योजना है जिससे संबंधित सांख्यिकीय विश्लेषण की योजना भी सम्मिलित रहती है। मैथसन के अनुसार प्रायोगिक अभिकल्प अनुसंधान की वह आधारभूत योजना है जिसमें स्वतंत्र चर के विभिन्न स्तर पर प्रयोज्यों को निर्दिष्ट अथवा वितरित किया जा सकता है और जिसमें स्वतंत्र चर में किए जाने वाले प्रहस्तन की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। इस प्रकार उपयुक्त पारिभाषिक विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनुसंधान प्ररचना एक ऐसी योजना या प्लान या रूपरेखा है जो समस्या के प्रतिपादन से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन रिसर्च रिपोर्ट के अंतिम चरण तक के विषय में भली भांति सोच समझकर तथा समस्त उपलब्ध विकल्पों पर ध्यान देकर इस प्रकार से निर्णय लेती है कि न्यूनतम प्रयासों, समय एवं लागत के व्यय यानी खर्च से अधिकतम अनुसंधान उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। आपने जाना कि अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि अनुसंधान प्ररचना की विशेषताएं क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन के अर्थ एवं परिभाषाओं को समझ लेने के बाद अनुसंधान प्ररचना की कुछ अनिवार्य एवं आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। अनुसंधान प्ररचना की मूलभूत विशेषताएं इस प्रकार है। अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन का संबंध विशेष अनुसंधान से होता है। रिसर्च डिज़ाइन अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की एक निश्चित दिशा का बोध कराती है। इस अर्थ में अनुसंधान प्ररचनाएं यानी रिसर्च डिज़ाइन एक प्रकार की दिग्दर्शक है। रिसर्च डिज़ाइन की मुख्य विशेषता सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति को सरल रूप में प्रस्तुत करना है। रिसर्च डिज़ाइन क्या करती है? रिसर्च डिज़ाइन जो है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति को सरल रूप में प्रस्तुत करती है।
रिसर्च डिज़ाइन अनुसंधान की वह रूपरेखा है जिसकी रचना अनुसंधान कार्य शुरू करने से पहले की जाती है। अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान आगे आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करना एवं अनुसंधान कार्य को सरल बनाना है। ठीक है, अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन जो है वो रिसर्च प्रोसेस के दौरान जो आने वाली परिस्थितियां हैं उनको कंट्रोल करती है एवं अनुसंधान कार्य को, रिसर्च वर्क को ईजी बनाती है, सरल बनाती है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन न केवल मानवीय श्रम को कम करती है बल्कि वह समय एवं लागत को भी कम करती है। ठीक है, अनुसंधान प्ररचना अनुसंधान के दौरान आने वाली कठिनाइयों को भी कम करने में अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर की सहायता करती है। अनुसंधान प्ररचना अनुसंधान के अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन का चयन सामाजिक अनुसंधान की समस्या एवं उपकल्पना की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। अनुसंधान प्ररचना समस्या की रिसर्च डिज़ाइन समस्या की प्रतिस्थापना से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में व्यवस्थित रूप में श्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करती है। अनुसंधान अभिकल्प की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। एक सामान्य अनुसंधान अभिकल्प में जिन विषयों का उल्लेख किया जाता है वे इस प्रकार है। ध्यान रहे, अभी आप जान रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है रिसर्च डिज़ाइन की। ठीक है, शोध का विषय टॉपिक ऑफ रिसर्च। ऐसा करने से अध्ययन के विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यानी रिसर्च डिज़ाइन से हमें अध्ययन के विषय का जो है स्पष्ट ज्ञान हो जाता है तथा उसके क्षेत्र एवं सीमाओं का पता चल जाता है। उसके स्वरूप निर्धारण, खोज आदि के विषय में उपलब्ध साहित्य, पत्र पत्रिकाओं आदि का अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन के स्रोत सरकारी, गैर सरकारी, व्यक्तिगत, पुस्तकालयों या परिवेश संबंधी हो सकते हैं। अध्ययन की प्रकृति नेचर ऑफ स्टडी। रिसर्च डिज़ाइन में शोध का प्रकार एवं स्वरूप निर्धारित करना पड़ता है। वह सांख्यिकी, व्यक्तिगत, तुलनात्मक, प्रायोगिक, विश्लेषणात्मक, अन्वेषणात्मक या मिश्रित प्रकार का हो सकता है। प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। इसमें उस विषय को चुनने की पृष्ठभूमि बतानी पड़ती है, यानी रिसर्च डिज़ाइन में विषय को चुनने की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड बतानी पड़ती है तथा उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। इससे पता चल जाता है कि रिसर्चर की उक्त विषय में रुचि किस प्रकार उत्पन्न हुई तथा समस्या का स्वरूप एवं स्थिति क्या थी, अब तक उस समस्या का किस किसने तथा किन परिणामों को प्राप्त एवं अध्ययन किया, उनमें क्या कमियां एवं त्रुटियां रही, उनको अब दूर किया जाना किस प्रकार संभव एवं वांछनीय है आदि। उद्देश्य। इसमें यानी रिसर्च डिज़ाइन में अनुसंधानकर्ता या गवेषक रिसर्चर अपना उद्देश्य बताता है। इसमें वह उप उद्देश्य या लक्ष्य भी प्रकट करता है, अर्थात प्रमुख एवं सहायक उद्देश्यों का उल्लेख करता है। ये प्रायः 4 या 5 वाक्यों में स्पष्ट किए जाते हैं। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन जब हम बनाते हैं ना तो उद्देश्य को 4-5 लाइन में ही स्पष्ट करना होता है। अध्ययन का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक संदर्भ सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी। इसमें शोधक स्पष्ट करता है कि वह किस प्रकार के समाज एवं संस्कृति के पर्यावरण में रह रहा है तथा उसके प्रमुख मूल्य, परंपराएं, मान्यताएं आदि क्या है। इसमें स्थानीय मानक, रीति रिवाज, परिपाटियाँ आदि भी आ जाती है। इसके संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था, व्यवहार एवं मूल्यों का उल्लेख कर दिया जाता है। भौगोलिक संदर्भ में मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले तथ्य, स्थिति, जलवायु, प्राकृतिक बनावट, प्रकृति, उत्पादन आदि आते हैं। यदि संभव हो तो आर्थिक परिवेश का भी परिचय दिया जाना चाहिए। राजनीतिक शोध को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं औद्योगिक आयामों में समायोजित करना चाहिए। अवधारणा, चर एवं प्रकल्पना कॉन्सेप्ट, वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस। इस क्षेत्र में सबसे पहले यदि कोई सिद्धांत या अवधारणात्मक रूपरेखा को आधार बनाया गया है तो उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उसके संदर्भ में प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
उनको सुनिश्चित बनाने के लिए उनकी कार्यकारी परिभाषाएं दी जानी चाहिए। जैसे यदि भ्रष्टाचार की अवधारणा को प्रयुक्त किया गया है, इसी तरह यह बताया जा सकता है कि किन किन चरों को केंद्रीय विषय बनाया जा रहा है तथा उनसे संबंधित कौन कौन सी प्रकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि प्रकल्पनाओं का निर्माण गवेषणा को सुनिश्चित बना देता है तथा उनसे शोध की दिशा, सीमा, क्षेत्र आदि निर्धारित हो जाते हैं। कोहन एवं नगेल ने बताया है कि हम समस्या की प्रस्तावित व्याख्याओं या समाधान के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये समस्या से संबद्ध विषय सामग्री तथा शोधक के पूर्व ज्ञान द्वारा सुझाए जाते हैं। अब इन सुझावों या व्याख्याओं को प्रस्तावनाओं की तरह रखा जाता है, वे प्रकल्पनाएं कहलाती है। ये प्रकल्पनाएं तथ्यों में सुव्यवस्था लाकर शोध को निर्देशित कर देती है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, काल निर्देश, पीरियड इंडिकेशन। रिसर्च डिज़ाइन में यह बताया जाता है कि शोध किस समय, काल या परिवेश से संबंधित है। समय राजनीतिक अनुसंधान में एक अतिशय महत्वपूर्ण कारक होता है। तथ्य सामग्री के चयन के आधार एवं संकलन प्रविधियाँ, बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ कलेक्शन। रिसर्च डिज़ाइन में तथ्य सामग्री के चयन के आधार बताए एवं निश्चित किए जाते हैं। यहाँ उनका औचित्य भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। ये आधार प्रलेखीय, भौतिक अथवा वैचारिक प्रेक्षणीय आदि हो सकते हैं। तथ्य संकलन की प्रविधियाँ मानवीय या मशीनी हो सकती है। अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रक्षेपण आदि युक्तियों के द्वारा तथ्य एकत्र किए जा सकते हैं। इनकी उपयुक्तता पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। विश्लेषण एवं निर्वचन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सामग्री के एकत्रित होने के बाद उसके सारणीयन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण प्रणालियों का संकेत दिया जाता है। उसके निर्वचन में कौन सी पद्धतियों का सहारा लिया जाएगा अथवा उसकी सामान्यता या प्रामाणिकता की मात्रा क्या होगी आदि बातों का उल्लेख न्यून अधिक मात्रा में किया जा सकता है। सर्वेक्षण, काल, समय एवं धन, सर्वे पीरियड, टाइम एंड मनी। रिसर्च डिज़ाइन में यह भी संकेत दिया जाना चाहिए कि सर्वेक्षण कितने समय के भीतर संपन्न हो जाएगा, उसे लगातार एक ही बार या कई बार किया जाएगा। इसी प्रकार शोध में लगने वाले समय एवं धन का अनुमान भी बताया जाना चाहिए। यंग ने रोले के एक आदर्श अनुसंधान अभिकल्प को प्रस्तुत किया है। उसमें कुल 12 बातें बताई गई है। शोध विषय की प्रकृति, व्यक्तिगत, 2 या अधिक व्यक्तियों के समूह, उपसमूह, समाज या इनके मिश्रित समूह। घटनाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक कुछ चयनित घटनाएं या कई चुनी हुई घटनाएं। सामाजिक भौतिक परिवेश, किसी एक समय में एक ही समाज से संबद्ध मामले या कई समाजों के कई मामले। घटनाओं को चुनने का प्रारंभिक आधार क्या होना चाहिए, प्रतिनिधित्वपूर्ण, विश्लेषणात्मक या दोनों। समय का तत्व, एक ही समय में किए जाने वाला स्थैतिक अध्ययन, एक प्रक्रिया या लंबे समय में घटित परिवर्तन वाला गत्यात्मक अध्ययन। अध्ययन के अंतर्गत व्यवस्था के ऊपर शोधक के नियंत्रण की सीमा, व्यवस्थित या अव्यवस्थित नियंत्रण। आधार सामग्री के मूल स्रोत, प्रस्तुत उद्देश्य के लिए शोधक द्वारा नई आधार सामग्री का संकलन शोध समस्या की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। आधार सामग्री को एकत्र करने की पद्धति क्या होनी चाहिए, अवलोकन, प्रश्न या दोनों, अमिश्रित या अन्य कोई। शोध में प्रयुक्त चरों या गुणों की संख्या, एक, कुछ या कई। एक गुण का विश्लेषण करने की पद्धति, अव्यवस्थित वर्णन, चरों का मापन। विभिन्न गुणों या चरों के मध्य संबंधों के विश्लेषण की पद्धति, अव्यवस्थित वर्णन, व्यवस्थित विश्लेषण। ऐकिक या सामूहिक रूप में व्यवस्था के गुणों का अध्ययन। किस प्रकार से रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया जाता है, इसके क्या चरण होते हैं। अनुसंधान अभिकल्प के चरण, फेसेज इन रिसर्च डिज़ाइन। अनुसंधान प्रक्रिया 6 चरणों से होकर गुजरती है। चलिए जानते हैं कौन कौन से 6 चरण हैं। रिसर्च डिज़ाइन के 6 चरण। अध्ययन किए जाने वाले विषय या समस्या को स्पष्ट करना पहला चरण है। दूसरा चरण है अध्ययन अभिकल्प का प्रारूप तैयार करना, यानी रिसर्च डिज़ाइन का प्रारूप तैयार करना। तीसरा है प्रतिदर्श को नियोजित करना। चौथा है आधार सामग्री का संग्रहण करना। पांचवा चरण है आधार सामग्री का विश्लेषण, यानी कि संपादन, कोड निर्धारित करना, परीक्षण, सारणीकरण। ठीक है। और छठा है चरण
सिक्स्थ स्टेप क्या है इसका, रिपोर्ट तैयार करना। कुछ विद्वान अनुसंधान के लिए केवल 4 चरणों का ही उल्लेख करते हैं। पहला है समस्या चयन का चरण। इसमें अध्ययन की समस्या के चयन, इसके उद्देश्यों का वर्णन करना, अध्ययन किए जाने वाली घटना का एक काल्पनिक नमूना प्रस्तुत करने और घटना की प्रकृति के विषय में प्रस्तावना का निरूपण करने से शुरू होता है। दूसरा अनुसंधान विकल्प का चरण। इसमें आधार सामग्री संग्रह, विधि का नियोजन, वर्गीकरण, कोडिंग करना, सारणीकरण तथा उत्तरदाताओं के प्रतिदर्श का निर्धारण करना सम्मिलित है। तीसरा चरण है अनुभवात्मक चरण। इसमें आधार सामग्री संग्रहण, उसका परीक्षण, सारणीकरण तथा व्याख्या, विधियों, तार्किक विवेचन, रचनात्मक कल्पना या गणितीय विश्लेषण का निर्धारण होता है। अर्थ स्पष्टीकरण चरण चौथा है, ठीक है। चौथा चरण क्या है, अर्थ स्पष्टीकरण चरण। इसमें विश्लेषण, प्रतिवेदन, लेखन, सामान्यीकरण करना या सिद्धांत निरूपण होता है। अनुसंधान अभिकल्प के कार्य या लक्ष्य, फंक्शंस और गोल्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। ब्लैक और चैंपियन ने अनुसंधान अभिकल्प के तीन प्रमुख कार्य बताए हैं। पहला, अनुसंधान अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन जो होता है रूपरेखा उपलब्ध कराता है। इट प्रोवाइड्स ब्लूप्रिंट। अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कौन से प्रतिदर्श लिए जाए, क्या पूछना है और आधार सामग्री संकलन में किन विधियों का प्रयोग करना है आदि। अनुसंधान अभिकल्प जो होता है रिसर्च डिज़ाइन इन सभी समस्याओं को कम करता है, क्योंकि ये सभी निर्णय पहले ही लिए जाने होते हैं। ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, चलो देखें रिसर्च डिज़ाइन का। यह अनुसंधान क्रिया को सीमित करता है। रिसर्च डिज़ाइन लिमिट्स बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। अनुसंधान अभिकल्प यह निर्धारित करता है कि क्या केवल एक ही कारण जो चयन किया गया है का कई कारणों में से परीक्षण करना है, केवल एक या कुछ चयनित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाना है, या केवल एक शिक्षा संस्थाओं के छात्रों के विचारों का ध्यान किया जाना है आदि। यह संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाकर अन्वेषण को आसान बनाता है। ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन क्या करता है, रिसर्च डिज़ाइन इनेबल्स इन्वेस्टिगेशन टू एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। अनुसंधानकर्ता उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करता है और नई या वैकल्पिक विधियों को जानकर उसे यह अनुमान हो जाता है कि अन्वेषकों के रूप में कितने कार्मिक की आवश्यकता होगी, लागत क्या होगी, समस्याओं का संभावित समाधान क्या होगा। बर्गर आदि ने अनुसंधान के अभिकल्प के जो कार्य बताए हैं वे इस प्रकार है। अनुसंधान के कार्य क्या बताए, बर्गर ने बताया है कि अनुसंधान अभिकल्प के कार्य के बारे में बर्गर ने कहा है कि रिसर्च डिज़ाइन जो होते हैं वे अनुसंधान क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं और समय और लागत में कमी कर देते हैं। ठीक है। और बर्गर ने क्या कहा है रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, बर्गर के अनुसार रिसर्च डिज़ाइन अनुसंधान कार्य प्रणाली को व्यवस्थित उपागम प्रदान करता है ताकि सभी चरणों को उचित क्रम में क्रियान्वित किया जा सके। और बर्गर ने यह कहा है कि रिसर्च डिज़ाइन तालमेल और प्रभावी संगठन को प्रोत्साहन देता है। बर्गर ने यह भी कहा है कि रिसर्च डिज़ाइन त्रुटियों और पूर्वाग्रहों से बचते हुए संसाधनों के प्रभावी प्रयोग में सहायता करता है। बर्गर के अनुसार जब अनुसंधान अन्वेषक नियुक्त किए जाते हैं तब अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य के नियंत्रण में सहायता करता है। हेनरी मेनहेम ने अनुसंधान अभिकल्प के क्या लक्ष्य बताए हैं, चलिए देखते हैं। हेनरी मेनहेम ने बताया है कि रिसर्च डिज़ाइन किस प्रकार से, उसका क्या कार्य होता है। ठीक है। प्रदत्त प्रकल्पना के समर्थन में अधिक से अधिक साक्ष्य जुटाना और वैकल्पिक प्रकल्पना को समाप्त करना, जहाँ तक संभव हो अध्ययन को पुनरावृत्ति योग्य बनाना। यह तभी किया जा सकता है जबकि ऐसी प्रक्रियाओं और स्थितियों से बचा जाए जो अद्वितीय हो। चरों को एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध और प्रस्थापना इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे निर्धारण करना संभव हो सके कि यह वांछित निष्कर्षों से संबद्ध है या नहीं। यह निर्धारित करना कि अनुसंधानकर्ता को भविष्य की योजनाओं के लिए पथ निर्देशक अध्ययन की आवश्यकता होगी।
आधार सामग्री संकलन की ऐसी प्रविधि की योजना बनाना ताकि समय और धन की बचत के लिए निरर्थक तथ्यों का संग्रहण कम से कम किया जा सके। ठीक है, अब आप जानने वाले हैं कि रिसर्च डिज़ाइन का स्वरूप क्या होता है। अनुसंधान अभिकल्प का स्वरूप, नेचर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अनुसंधान समस्या के निर्धारण के पश्चात अनुसंधानकर्ता का मुख्य कार्य अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिज़ाइन के निर्माण का होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है अनुसंधानकर्ता? सबसे पहले तो अनुसंधान समस्या रिसर्च का जो प्रॉब्लम है उसको निर्धारित करता है। ठीक है, उसके बाद अनुसंधान समस्या के निर्धारण के बाद उसका मुख्य कार्य क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन का निर्माण करना, उसको बनाना। ठीक है, एक अनुसंधानकर्ता जिसका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति या किसी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से समाधान हो सकता है, वह इस उद्देश्य को ध्यान में रखता हुआ अनुसंधान अध्ययन की योजना बनाता है। शुरुआत में जो योजना बनाई जाती है वह अस्थायी और परिवर्तनीय, टेंटेटिव होती है। जैसे जैसे अध्ययन में प्रगति होती है उसमें आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार संशोधन कर दिए जाते हैं। पीवी यंग के अनुसार अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिज़ाइन में कम से कम जो भाग सम्मिलित किए जाते हैं वे इस प्रकार है। पीवी यंग के अनुसार, ठीक है, स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन में। प्रलेख स्रोत सरकारी, गैर सरकारी, सांख्यिकी, स्थानीय समाचार पत्र, अकाउंट्स, जनगणना, पब्लिकेशंस। व्यक्तिगत स्रोत पुस्तकालय स्रोत, व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक ज्ञान। अध्ययन की प्रकृति क्या होती है रिसर्च डिज़ाइन की? नेचर ऑफ स्टडी। इस प्रकार के अध्ययन में सांख्यिकी अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन, मिश्रित अध्ययन हो सकता है। अनुसंधान अध्ययन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च स्टडी। उद्देश्य अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर करती है। अध्ययन के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी। प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र का अध्ययन भौतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों के संदर्भ में करना होगा। भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। अध्ययन में भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है। समय अवधि की बात करें तो अनुसंधान अध्ययन को समय सीमा निर्धारित कर अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन के आयाम, डायमेंशंस ऑफ स्टडी। अनुसंधानकर्ता को अध्ययन के समस्त आयामों को अपने अध्ययन के अंतर्गत रखना चाहिए। तथ्य सामग्री को चयनित करने के आधार, द बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग द डेटा। अनुसंधान अध्ययन से संबंधित तथ्य सामग्री आंकड़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तथ्य सामग्री को एकत्र करने की प्रविधियाँ, टेक्निक्स टू बी यूज्ड इन गैदरिंग डेटा। तथ्य सामग्री को एकत्र करने की विभिन्न प्रविधियाँ हैं, अवलोकनीय, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सांख्यिकी प्रविधियाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, अनुसंधान अभिकल्प का अनुसंधानकर्ता पूर्ण अनुशासन के अंतर्गत अनुसरण नहीं कर सकता। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइनर जो होता है उसका रिसर्चर पूरे तरीके से डिसिप्लिन में रहते हुए अनुसरण नहीं कर सकता, उसको अपना नहीं सकता है। परिस्थितियों, समय की आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च डिज़ाइन में परिवर्तन और संशोधन भी किए जा सकते हैं। सर्चमैन के अनुसार अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिज़ाइन एक प्रकार से निर्देशित स्तंभ है जिनके द्वारा सही दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अब तक आपने जाना अनुसंधान अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके कार्य या लक्ष्य और उसके स्वरूप के बारे में जाना। अब आप जानेंगे कि अनुसंधान अभिकल्प का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अनुसंधान अभिकल्प का वर्गीकरण इस प्रकार है। क्लेयर, सेलिज तथा अन्य ने अपनी कृति रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस में अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन का वर्गीकरण प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में किया है। कौन कौन सी श्रेणियों में? पहला है प्रतिपादनात्मक अथवा अन्वेषणात्मक अध्ययन, फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़। दूसरा है विवरणात्मक अथवा निदानात्मक अध्ययन, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक स्टडीज़। तीसरा है प्रयोगात्मक अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ठीक है, पहला जो है प्रतिपादनात्मक अथवा अन्वेषणात्मक अध्ययन, इसका मूल उद्देश्य अधिक सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करने अथवा उपकल्पनाओं का विकास करने अथवा अग्रिम अनुसंधान के लिए प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज़ की स्थापना करना होता है। विवरणात्मक अथवा निदानात्मक अध्ययन इस प्रकार की प्ररचनाओं का उद्देश्य एक दी हुई
परिस्थिति की विशेषताओं का वर्णन करना होता है। प्रयोगात्मक अध्ययन में इस प्रकार की प्ररचनाओं का उद्देश्य उपकल्पनाओं का परीक्षण करना होता है। अल्फ्रेड जे कान ने भी प्ररचना स्तर लेवल ऑफ डिज़ाइन के आधार पर 4 प्रकार की अनुसंधान प्ररचनाओं का उल्लेख किया है। पहला दैवीय अवलोकन पूर्व अनुसंधान पक्ष, रैंडम ऑब्जर्वेशन प्री रिसर्च फेस। दूसरा है अन्वेषणात्मक अथवा प्रतिपादनात्मक अध्ययन। तीसरा निदानात्मक अथवा विवरणात्मक अध्ययन। चौथा प्रयोगात्मक प्ररचनाएं। सैनफोर्ड, लेबोविज़ एवं रॉबर्ट हैंडोन के अनुसार अनुसंधान प्ररचनाओं को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वैयक्तिक अध्ययन केस स्टडीज। दूसरा सर्वेक्षण प्ररचनाएं सर्वे डिज़ाइन। दूसरे में ही जो है 2 और है ना, सहसंबंधात्मक अध्ययन कोरिलेशन स्टडी। दूसरा है पैनल प्ररचना पैनल डिज़ाइन। तीसरा जो है प्रायोगिक प्ररचना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अध्ययन की सुविधा के लिए अनुसंधान अभिकल्प का 3 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला प्रतिपादनात्मक अथवा अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। प्रतिपादनात्मक अथवा अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन का संबंध नवीन यानी नए तथ्यों की खोज एवं मानवीय ज्ञान में वृद्धि करना है। अनेक अन्वेषणात्मक अध्ययनों का उद्देश्य उपकल्पनाओं को विकसित करने और समस्याओं के निर्माण में संक्षिप्त अनुसंधानों पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त इन अध्ययनों के और भी प्रकार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अनुसंधानकर्ता में घटना के अध्ययन की जागरूकता पैदा होती है जो अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं और उसके साथ साथ अनुसंधानों को प्रधानता प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य किसी सामाजिक घटना के अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है। इन कारणों के ढूंढ निकालने की संबद्ध रूपरेखा को अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना फॉर्मुलेटिव और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। क्लियर? इस रिसर्च डिज़ाइन में अनुसंधान कार्य की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि घटना की प्रकृति एवं प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं की खोज की जा सके। सामाजिक विज्ञान के लिए किसी क्षेत्र में जहां अनुसंधान कार्य द्वारा अर्जित ज्ञान सीमित है, साथ ही सिद्धांत का विकास भी परीक्षात्मक अनुसंधान के निर्देशन की दृष्टि से संक्षिप्त है, वहां उपकल्पना का निर्माण अन्वेषणात्मक अध्ययन के आधार पर किया जाता है। सेलिज, जहोदा एवं अन्य ने लिखा है कि अन्वेषणात्मक अध्ययन ऐसे अनुभव की प्राप्ति के लिए आवश्यक है जो अधिक निश्चित अध्ययन के लिए उपकल्पनाओं के निरूपण में सहायक होते हैं। इस प्रकार इन अन्वेषणात्मक अध्ययनों के माध्यम से अनुसंधानकर्ता के समक्ष कार्य कारण संबंध भी स्पष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में अपराध एवं अपराधियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम उन कारकों का पता लगाना होगा जो कि अपराध को जन्म देते हैं। अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना इन्हीं कारणों के अन्वेषण की एक योजना बन सकती है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना के उद्देश्य इस प्रकार है: अनुसंधान विषय की जानकारी करना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का एक मुख्य उद्देश्य या प्रकार्य फंक्शन यह हो सकता है कि यदि हम किसी ऐसे विषय के बारे में अनुसंधान करना चाहते हैं जिस पर पहले अनुसंधान नहीं हुआ है, तो उस विषय या समस्या का परिचय या जानकारी प्राप्त करनी होगी। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी संस्था का अध्ययन करना चाहें तो पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि यह संस्था कब, किसने व क्यों स्थापित की, इसकी स्थापना के पीछे कौन से कारण थे, इसका आय व्यय क्या है आदि। इस प्रकार हमें सबसे पहले अनुसंधान विषय की जानकारी करनी होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अन्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है अनुसंधान की संभावनाओं एवं क्षेत्र का निर्णय लेना। अन्वेषणात्मक अनुसंधान या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन जो है
उसका दूसरा उद्देश्य है अनुसंधान की संभावनाओं का पता लगाना। इस प्रकार का अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान संरचना का मार्ग प्रशस्त करता है। बड़े एवं अधिक धन वाले अध्ययनों से पहले हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए कि हमारा मार्ग सही है, अन्यथा हो सकता है कि हम व्यर्थ ही समय एवं धन का व्यर्थ व्यय कर बैठे, बेकार में टाइम और मनी जो है अपना खर्च कर बैठे। इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान में हम अन्वेषणात्मक प्ररचना से यह पता लगाते हैं कि किसी विषय विशेष में अनुसंधान की क्या वास्तविक संभावनाएं हैं। जैसे यदि हम किसी सरकारी संगठन का अध्ययन करना चाहते हैं तो संभव है वहाँ यह कठिनाई हो कि उसके तथ्य एवं आंकड़े सरकार गोपनीय मानती हो। यदि हम अन्वेषणात्मक अध्ययन करें तो यह बात हमें पहले ही ज्ञात हो जाएगी कि सरकार से उसकी अनुमति प्राप्त हो जाएगी, तो हम विषय को छोड़ देंगे। इसी प्रकार अन्वेषणात्मक प्ररचना से हम विषय का क्षेत्र निर्धारण भी ठीक प्रकार कर सकेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन का उद्देश्य यह भी है कि अवधारणाओं का स्पष्टीकरण करें एवं नवीन अवधारणाओं की खोज करें। अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचनाओं का एक और उद्देश्य हो सकता है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण एवं नवीन अवधारणाओं की खोज। वस्तुतः किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में यदि हमारी अवधारणाएं स्पष्ट न हो तो हमारे अनुसंधान कार्य का मूल्य बहुत कम हो जाने की संभावना है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हम यह भी नहीं जानते कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं। जैसे यदि हम किसी संस्था की कार्यकुशलता का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि हम यह न जानें कि कार्यकुशलता की अवधारणा क्या है एवं यह किस प्रकार लाभ व अन्य समानार्थक अवधारणाओं से भिन्न है। इसके अलावा अवधारणाएं सैद्धांतिक ढांचे थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर के आधार होती है, इसलिए नई सैद्धांतिक संरचना के लिए कभी कभी नवीन अवधारणाओं की रचना की जाती है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष, वेबर का आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप आदि इसी प्रकार की नवीन अवधारणाएं हैं। यहाँ अनुसंधानकर्ता किसी पुरानी अवधारणा की नवीन परिभाषा भी कर सकता है, जैसे कार्ल मार्क्स ने वर्ग क्लास के संदर्भ में की। इस प्रकार दोनों ही आधारों में अवधारणाओं का उपयोग अन्वेषणात्मक प्ररचना से बढ़ जाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से बढ़ जाता है। ठीक है। उपकल्पनाओं का निर्माण करना भी अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना की उद्देश्य है। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन का एक उद्देश्य यह भी है कि वह उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना का एक और उद्देश्य उपकल्पनाओं का निर्माण है। ये उपकल्पनाएं अनुसंधान में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वर्णनात्मक अध्ययनों में भी इन उपकल्पनाओं का अत्यंत महत्व होता है। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य होता है सिद्धांतों का परीक्षण। सिद्धांत उपकल्पनाओं के तंत्र होते हैं, इसलिए क्रियात्मक दृष्टिकोण से हमारा उद्देश्य उपकल्पनाओं का परीक्षण हो जाता है। इस प्रकार उपकल्पनाएं वैज्ञानिक अध्ययन को दिशा देती है। ये बताती है कि हमें किन लक्षणों एवं संबंधों का अध्ययन करना है। इस प्रकार विषय या समस्या से परिचय करके उसका निरूपण करके तथा अवधारणाओं के स्पष्टीकरण एवं खोज द्वारा अन्वेषणात्मक अध्ययन नवीन उपकल्पनाएं बनाने में सहायक होता है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना की विधियाँ। मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन की क्या क्या विधि है, चलिए जानते हैं। अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना की विधियाँ इस प्रकार हैं। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण एवं सिंहावलोकन। किसी भी अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करते समय उसकी समालोचना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें शून्य से प्रारंभ नहीं करना है। आज शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर कुछ काम ना हुआ हो, अतः अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि उस विषय पर क्या ज्ञान हो चुका है। अतः हमें उस विषय पर उपलब्ध साहित्य का सर्वेक्षण एवं सिंहावलोकन करना चाहिए। इस सर्वेक्षण व सिंहावलोकन के परिणाम स्वरूप उसे यह पता चल जाएगा कि उस विषय के संबंधित
उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं। इन सिद्धांतों के प्रकाश में उसे बहुत सी नवीन उपकल्पनाएं भी सूझ जाएंगी। पिछली उपकल्पनाओं को एकत्र करके अनुसंधान के संदर्भ में उनकी उपयोगिता को देखकर भी नवीन उपकल्पनाएं बनाई जा सकती है। इसी प्रकार संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण एवं सिंहावलोकन के लिए वर्तमान में अनेक उपकरण भी प्रचलित है, जैसे संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, लेखों के सारांश, समरी, अनुक्रमणिका, इंडेक्स। वर्तमान में लगभग प्रत्येक विषय की विभिन्न शाखाओं, उपशाखाओं से संबंधित साहित्य की सूचियाँ, अनुक्रमणिका, संदर्भ ग्रंथ सूचियाँ आदि पुस्तकालयों में उपलब्ध हो जाती है। अतः इसकी सहायता से अनुसंधानकर्ताओं को अपने विषय के लगभग कुल प्रकाशित साहित्य के विषय में पता लग जाता है। फिर टिप्पणियों, रेफरेंसेस की सहायता से वह पढ़ने योग्य पुस्तकें और लेख इनमें से चुन सकता है। दूसरा सहायक उपकरण है सारांश, समरी। ठीक है, सारांश, समरी। कुछ संस्थाएं अनुसंधान लेखों व अनुसंधान ग्रंथों के सारांश पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशित करती है। इन्हें पढ़ने से अनुसंधानकर्ता को सारांश का पता लग जाता है और वह आवश्यकता अनुसार अपने मतलब की अध्ययन सामग्री का चयन उसमें से कर सकता है। पुस्तकों को पूरा आद्योपांत पढ़ने की भी आवश्यकता उसे नहीं है। यहाँ अनुक्रमणिका, इंडेक्स उसकी मदद करती है। इस प्रकार अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना में हम सबसे पहले संबंधित अनुसंधान साहित्य का सर्वेक्षण एवं सिंहावलोकन कर लेते हैं। आनुभाविक व्यक्तियों से संरक्षण। समाज विज्ञान की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज होती है और अनुभव के द्वारा इसे परिपुष्टता प्राप्त होती है। ठीक है, फिर किसी भी विषय के साथ परिचय प्राप्त करने का सीधा ढंग है अनुभवी व्यक्तियों से बातचीत। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुभव द्वारा हमें ऐसी अनेक जानकारियाँ प्राप्त होती है जो ना तो हमें ज्ञात थी, ना लिखित रूप से उपलब्ध थी और ना ही जिनके बारे में हम सोच भी सकते थे। एकल विषय अध्ययन, अनुसंधान प्ररचना यानी रिसर्च डिज़ाइन के अन्वेषणात्मक प्रारूप की एक और महत्वपूर्ण पद्धति एकल विषय अध्ययन, केस स्टडी है। इसका साधारण आशय है कि किसी मामले में केस, समूह, ग्रुप, व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, संस्था, इंस्टीट्यूशन या घटना का सर्वांगीण एवं गहन अध्ययन। इस प्रकार एकल विषय अध्ययन मूल में किसी विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। इस प्रकार के अध्ययन अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्रथम तो यह अध्ययन सर्वांगीण होता है, इसमें हम सभी अंगों का अध्ययन करते हैं। दूसरा, एकल विषय अध्ययन में हम इकाई का उसकी समग्रता में अध्ययन करते हैं। तीसरा, यह गहन यानी डीप स्टडी, गहन अध्ययन होता है। इस प्रकार यह मूल में एक ही प्रकार से अन्वेषणात्मक पद्धति है। इस प्रकार अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना की उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यह मूलतः उन आधारों को प्रस्तुत करता है जो कि एकल अनुसंधान कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। सेलिज, जहोदय एवं उनके सहयोगियों ने लिखा है कि अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित अनुसंधान हेतु संबंधित उपकल्पना के निरूपण में सहायक होगा। विवरणात्मक अथवा निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना। ठीक है, इसके प्रकार है रिसर्च डिज़ाइन का दूसरा प्रकार देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन या फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। सामाजिक अनुसंधान में हमें सामान्य नियमों का अन्वेषण करना होता है एवं उनका विवेचन व विशिष्ट परिस्थितियों का निदान खोजना भी हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। विवरणात्मक एवं निदानात्मक अध्ययनों में एक दी हुई परिस्थिति की विशेषताओं को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। अनेक समाज वैज्ञानिक इन दोनों प्रकारों में अंतर भी करते हैं। विवरणात्मक एवं निदानात्मक अध्ययन प्ररचनाओं में एक प्रमुख अंतर यह है कि निदानात्मक प्ररचना कारणात्मक संबंधों को व्यक्त करने तथा सामाजिक क्रिया के लिए इन विभिन्न कारणों के आशयों का पता लगाने से संबंधित है। विवरणात्मक अनुसंधान प्ररचना के
उद्देश्य। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। विवरणात्मक अनुसंधान रचना के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसको 3 वर्गों में प्रस्तुत किया जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन समूह अथवा परिस्थिति के लक्षणों का परिशुद्ध वर्णन करता है। विवरणात्मक अनुसंधान रचना में हम किसी समूह जैसे कोई राजनीतिक चुनाव, इलेक्शन आदि का परिशुद्ध वर्णन करते हैं एवं क्रमवार विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान गुणात्मक, क्वालिटेटिव एवं संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जैसे गुणात्मक ज्ञान से हम यह पता लगाते हैं कि किस चुनाव के उम्मीदवार किस किस राजनीतिक दल के थे अथवा वे किस किस जाति के थे। संख्यात्मक ज्ञान संख्या पर आधारित होता है। यह सामान्यतः किसी चर की आवृत्ति होती है, जैसे किसी चुनाव में कितने लोगों ने भाग लिया। किसी चर की आवृत्ति निश्चित करना भी विवरणात्मक अनुसंधान रचना का उद्देश्य है। ठीक है। विवरणात्मक अनुसंधान रचना से अध्ययन करते समय हमें विषय या समस्या का कुछ ज्ञान रहता है। यह ज्ञान पहले किए हुए अन्वेषणात्मक या दूसरे लोगों के अध्ययनों द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए वर्णनात्मक अध्ययन के उद्देश्य सुस्पष्ट होते हैं। जैसे यह निश्चित रहता है कि हमें किन लक्षणों का वर्णन करना है। समस्त लक्षणों का वर्णन किसी एक अध्ययन में नहीं होता। जैसे किसी संस्था के विभिन्न भागों का आकार एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है, किंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक अध्ययन में इसका समावेश हो। इसी प्रकार किन चरों की आवृत्ति देखनी है यह तय होता है। किसी एक ही समूह का अध्ययन अलग अलग दृष्टिकोणों से हो सकता है और प्रत्येक के लिए भिन्न चरों की आवृत्ति देखनी होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो है चरों के साहचर्य के विषय में पता लगाती है। विवरणात्मक अनुसंधान रचना एक और उद्देश्य यह है कि इनके द्वारा चरों के साहचर्य के विषय में पता लगाया जाता है। जैसे पिछड़े देशों में आय और शिक्षा में धनात्मक साहचर्य, पॉजिटिव एसोसिएशन पाया जाता है, अर्थात अमीर व्यक्ति सामान्यतः अधिक शिक्षित होते हैं। विवरणात्मक अनुसंधान रचना में हम इसी प्रकार विभिन्न चरों के साहचर्य का पता लगाते हैं, अर्थात यह देखने योग्य बात है कि समस्त चरों का एक दूसरे के साथ साहचर्य हम नहीं देखते, हम केवल उन चरों का साहचर्य देखते हैं जहां हम इनकी आशा करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवरणात्मक रचना विवरणात्मक उपकल्पनाओं की परीक्षा करना है। वर्णनात्मक अनुसंधान रचना के चरण। स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के चरण। स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। पहला स्टेप है अनुसंधान उद्देश्यों का निरूपण, तथ्य संकलन एवं पद्धतियों का चयन, निर्देशन का चयन। चौथा चरण है इसका आधार सामग्री का संकलन एवं परीक्षण। चौथा चरण है इसका पांचवा चरण है परिणामों का विश्लेषण एवं छठा है प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। इन समस्त चरणों से सफलतापूर्वक गुजरने के साथ ही वर्णनात्मक अनुसंधान रचना के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। निदानात्मक अनुसंधान रचना, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। इस प्ररचना यानी डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत समस्या के निदान से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत किया। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन में समस्या के निदान से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें समस्या को किस तरह सुलझाया जा सकता है इसके वर्णन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन समस्या के निदान से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करता है। विवरणात्मक एवं निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना एक ही नहीं है, बल्कि इसमें अंतर है। इन दोनों प्ररचनाओं में मुख्यतः निम्न आधारों पर अंतर किया जा सकता है। विवरणात्मक अथवा निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना में जिन आधारों पर अंतर किया जाता है वे इस प्रकार है। विवरणात्मक अनुसंधान प्ररचना समस्या से संबंधित तथ्यों का वर्णन प्रस्तुत करती है, जबकि निदानात्मक अनुसंधान समस्या का वास्तविक स्वरूप बताकर समस्या के निदान का उपाय या हल भी बताती है। विवरणात्मक अनुसंधान प्ररचना के अध्ययन उपकल्पनाओं द्वारा पूर्ण रूप से निर्देशित नहीं होते, जबकि निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना के अध्ययनों को उपकल्पनाएं पूर्ण रूप से निर्देशित करती है। विवरणात्मक अनुसंधान प्ररचना का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति ही होता है, जबकि निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना का मुख्य उद्देश्य समाज में उपस्थित निवर्तमान कंटेम्प्रेरी समस्याओं के कारणों का पता लगाकर समाधान प्रस्तुत करना होता है।
विवरणात्मक अध्ययन उस क्षेत्र में विकास पाता है जहाँ समस्याओं के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जबकि निदानात्मक अध्ययन उसी क्षेत्र में हो जाते हैं जहाँ पर की समस्याओं का स्वरूप स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जाता है। विवरणात्मक अध्ययन प्रायः प्रारंभिक स्तर के अध्ययन होते हैं, जबकि निदानात्मक अध्ययन उच्च स्तरीय होते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान संरचना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, चलिए जानते हैं। अनुसंधान संरचना का तीसरा प्रकार प्रयोगात्मक अनुसंधान संरचना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रयोग एक्सपेरिमेंट की अवधारणा पर आश्रित है। प्रयोग मूलतः एक प्रकार का नियंत्रण अन्वेषण कंट्रोल्ड इंक्वायरी है। प्रयोगात्मक अनुसंधान संरचना को विस्तार से समझने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम प्रयोग को समझ लें। R.L. एकॉफ ने लिखा है कि प्रयोग एक क्रिया है और ऐसी क्रिया है जिसे हम अन्वेषण कहते हैं। E. ग्रीनवुड के अनुसार एक प्रयोग एक ऐसी उपकल्पना का प्रमाण है जो दो कारकों को ऐसी विरोधी परिस्थितियों के अध्ययन के माध्यम से कारणात्मक संबंध स्थापित करता है जिनमें केवल अभिरुचिपूर्ण कारण को छोड़कर अन्य सभी कारकों पर नियंत्रण कर लिया जाता है। बाद वाले अभिरुचिपूर्ण कारक या तो उपकल्पनात्मक कारण या उपकल्पनात्मक प्रभाव होता है। शैलिज यहूदा एवं अन्य के अनुसार अपने सबसे सामान्य अर्थ में प्रयोग के प्रमाण के संग्रह के संगठन के ऐसे ढंग के रूप में समझा जा सकता है जिससे उपकल्पना की सत्यता के विषय में परिणाम निकालने की अनुमति मिल सके। इस प्रकार प्रयोग की मूलभूत रूपरेखा अत्यंत सरल है। एक उदाहरण से इसे हम और स्पष्ट कर सकते हैं। मान ले हम यह जानना चाहते हैं कि पढ़ाने में संगणकों कंप्यूटर्स का उपयोग परंपरागत पढ़ाने के ढंग से अधिक लाभदायक है या नहीं। इसके लिए हम दो समान समूह लेंगे, एक प्रयोगात्मक समूह कहलाएगा एवं दूसरा नियंत्रित समूह। प्रयोगात्मक समूह पर हम स्वतंत्र चर या प्रयोगात्मक चर का प्रभाव डालते हैं। यहाँ हमारा प्रयोगात्मक चर संगणक कंप्यूटर है। अब हम किसी स्कूल की कक्षा के दो समूह बनाते हैं और एक समूह प्रयोगात्मक को संगणकों के माध्यम से पढ़ाते यानी कंप्यूटर्स के जरिए पढ़ाते हैं और दूसरे को परंपरागत ढंग से। शिक्षा सत्र के अंत में दोनों समूहों के एक ही परीक्षा में बैठाकर उनके परीक्षा फल की तुलना करते हैं। यदि हम पाते हैं कि संगणक यानी कंप्यूटर द्वारा शिक्षित समूह का परीक्षा फल श्रेष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि संगणकों यानी कंप्यूटर्स द्वारा पढ़ाना अधिक लाभकारी है। प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना में कारणत्व कैजुअलिटी की अवधारणा का विश्लेषण करना भी परम आवश्यक हो जाता है। सामान्य शब्दों में इसका आशय है कि एक घटना दूसरी घटना का कार्य या कारण होती है। इस प्रकार इसमें अधिकतर दो या दो से अधिक घटनाओं, कारकों या चरों के मध्य कार्य कारण संबंध की अनेक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना में कारणात्मक संबंधों को व्यक्त करने वाली उपकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए प्ररचित किसी भी नियंत्रित प्रयोग के अंतर्गत जो तत्व पाए जाते हैं इस प्रकार है। इसमें ऐसी दो परिस्थितियों या समूहों, एक प्रयोगात्मक समूह और दूसरा यथास्थ समूह का परीक्षण किया जाता है जो अन्य सभी महत्वपूर्ण पक्षों के समान होते हैं। कारणात्मक समझे जाने वाले कारक को प्रयोगात्मक समूह में ढूंढा जाता है अथवा उसमें इसका समावेश कराया जाता है। भविष्यवाणी की जाने वाली घटना की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर्यवेक्षण प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित दोनों ही समूहों पर किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सामाजिक विज्ञानों में सदा प्रयोग की समस्त शर्तों को पूरा करना संभव नहीं होता है, इसलिए आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार प्रयोग के ढंग में कुछ फेरबदल कर लिया जाता है।
इसलिए प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना के अनेक प्रकार बन जाते हैं। इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में रखा जाता है। पहला है केवल पश्चात परीक्षण, ओनली आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इसमें सभी तरह के ओनली आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो है उसमें सभी तरह के समान विशेषताओं और प्रकृति वाले दो समूहों को चुन लिया जाता है, जिनमें एक समूह प्रयोगात्मक एवं दूसरा समूह नियंत्रित समूह कहलाता है। नियंत्रित समूह को अपनी यथास्थिति में रखा जाता है, जबकि प्रयोगात्मक समूह में किसी एक प्रयोगात्मक चर का प्रभाव डाला जाता है। इस प्रकार इस प्रयोगात्मक चर के द्वारा यदि प्रयोगात्मक समूह नियंत्रित समूह से भिन्न हो जाता है तो इस चर को इस कारण परिवर्तन का कारण मान लिया जाता है। इसको केवल पश्चात परीक्षण इसलिए कहा जाता है कि इसका प्रयोग अध्ययन में परिवर्तन लाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रयोग के अच्छे उदाहरण में अमेरिका में द्वितीय महायुद्ध के समय एक फिल्म द बैटल ऑफ ब्रिटेन का प्रभाव देखा गया था। इसमें सेना की टुकड़ियों को मिलाकर दो समूह बनाए गए थे। यह समूह शिक्षा, आयु, जन्म क्षेत्र, परीक्षा फल, प्रशिक्षण स्तर आदि के आधार पर समान थे। फिर सिक्का उछाल कर तय किया गया कि कौन सा प्रयोगात्मक समूह माना जाए। इस समूह को साधारण प्रशिक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत यह फिल्म दिखाई गई है। दूसरे समूह को यथास्थ समूह माना गया। फिल्म नहीं दिखाई गई। लगभग एक सप्ताह के बाद दोनों समूहों से एक प्रश्नावली भरवाई गई। सैनिकों को यह पता नहीं था कि उन पर कोई प्रयोग हो रहा है या फिल्म के प्रभाव का अध्ययन हो रहा है। दोनों समूहों के उत्तर के भेद यानी अंतर के आधार पर फिल्म के प्रभाव का पता लगाया गया था। पूर्व पश्चात परीक्षण, प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना जो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, उसका दूसरा प्रकार है पूर्व पश्चात परीक्षण, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें यानी पूर्व पश्चात परीक्षण में दो समान समूहों को न लेकर केवल एक ही समूह का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इस समूह का अध्ययन प्रयोगात्मक चर के पहले एवं बाद में किया जाता है, इसलिए इसे पूर्व पश्चात परीक्षण कहा जाता है। बाद में पहले और बाद वाले अध्ययनों में अंतर किया जाता है। उदाहरण के लिए एक संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके लिए उस संयुक्त परिवार की दशा का अवलोकन औद्योगिकरण के पूर्व तथा औद्योगिकरण के पश्चात करना होगा। यदि पहले और बाद के अध्ययन में कोई अंतर आता है तो उसका कारण औद्योगिकरण को माना जाएगा, लेकिन परिवार की अन्य विशेषताएं पहले व बाद में समान होनी चाहिए। एक अच्छे अनुसंधान अभिकल्प निर्माण के मार्गदर्शक सिद्धांत, गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन। ठीक है, एक अच्छा रिसर्च डिजाइन बनाने के लिए क्या क्या मार्गदर्शक सिद्धांत है, चलिए जानते हैं। अनुसंधान अभिकल्प के निर्माण में जो मार्गदर्शक सिद्धांत है इस प्रकार है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, अनुसंधान अभिकल्प में अनेक तत्वों को स्थान दिया जाता है, इसलिए इसमें इतना लचीलापन रहे कि आवश्यकता अनुसार उन तत्वों में परिवर्तन किया जा सके। अनुसंधान का उद्देश्य ऐसे अभिकल्प का निर्माण करना होता है जो संतोषजनक और विश्वसनीय परिणाम दे सके। अतः अनुसंधान अभिकल्प में कठोरता के स्थान पर लचीलापन होना चाहिए। परिशुद्धता, एक्यूरेसी, अनुसंधान अभिकल्प परिशुद्ध होना चाहिए जिससे अनुसंधान परिशुद्ध परिणाम दे सके। इसके लिए पक्षपातों, दोषों, त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, अनुसंधान अभिकल्प के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन बातों और जिस सामग्री का इसमें परिवेश किया जा रहा है वह विश्वसनीय हो। पुस्तकालय, पत्रिकाओं आदि का प्रयोग, यूज ऑफ लाइब्रेरी, मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स। अनुसंधान अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिजाइन के निर्माण में पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं के उपयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। समय समय पर अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण लेख अनेक विचारकों, दार्शनिकों एवं लेखकों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। इनको अभिकल्प निर्माण यानी डिजाइन बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। सारभूत अवधारणाओं के चुनाव में सावधानी, केयरफुलनेस इन सेलेक्टिंग पर्टिनेंट कॉन्सेप्ट्स।
अनुसंधान अभिकल्प निर्माण में सारभूत अवधारणाओं के चयन में सावधानी बरती जानी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिनके संबंध में हम सावधान नहीं होते, लेकिन फिर भी अनुसंधान परिणामों को प्रभावित करती है। अनुसंधान अभिकल्प निर्माण के समय जितना सारभूत ज्ञान अवधारणा प्राप्त हो, उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण अवधारणा के संबंध में आलोचना को भी स्थान देना चाहिए। चरों को परिभाषित करना एवं उनके मूल्यों का वर्णन, डिफाइनिंग वेरिएबल्स एंड मेंशनिंग देयर वैल्यूज। अनुसंधान अभिकल्प के निर्माण करते समय सारभूत चरों, पर्टिनेंट वेरिएबल्स जैसे कि घटनाओं, इवेंट्स, उद्देश्यों, ऑब्जेक्ट्स और गुणों, प्रॉपर्टीज को भली भांति परिभाषित किया जाना चाहिए। परिभाषाएं अनुसंधान की महत्वपूर्ण निर्देशक होती है। जब चरों को विशिष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है तो यह निश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि क्या उनके मूल्यों को अनुसंधान प्रक्रिया में स्थित रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए अथवा उनमें परिवर्तन किया जाए। ये हो गया चैप्टर खत्म। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अनुसंधान अभिकल्प क्या है। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। रिसर्च डिजाइन क्या है। इसके ऑप्शंस दिए, सामाजिक अनुसंधान का एक प्रारूप है, या फिर व्यक्तिगत इकाई है, या फिर समष्टिगत इकाई है, या उपयुक्त कोई नहीं। तो अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन जो है सामाजिक अनुसंधान का एक प्रारूप होती है, ठीक है। सेकेंड देखो क्या पूछा गया। प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना के वर्ग है, क्या है। ए केवल पश्चात परीक्षण या पूर्व पश्चात परीक्षण, उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कि प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना के वर्ग कौन कौन से होते हैं, केवल पश्चात परीक्षण और पूर्व पश्चात परीक्षण। तो इसका मतलब ये है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। ए बी दोनों है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, ब्लैक और चैंपियन ने अनुसंधान अभिकल्प के कितने कार्य बताए हैं। इसके ऑप्शंस दिए हैं 4, 3, 5 या 10। तो ब्लैक और चैंपियन ने अनुसंधान अभिकल्प के 3 कार्य बताए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है पूछा गया है, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस पुस्तक किसने लिखी है। ये पुस्तक किसकी है। इसके ऑप्शंस दिए हुए, क्लेयर सेलिज तथा अन्य, या फिर अल्फ्रेड जे कार्न, या एल एकॉफ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, इस पुस्तक की रचना की है क्लेयर सेलिज तथा अन्य ने, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, क्लेयर सेलिज एवं अन्य ने अनुसंधान प्ररचना को कितने भागों में बांटा है। 4, 5, 3 या फिर 7। तो क्लेयर सेलिज एवं अन्य ने अनुसंधान प्ररचना को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।